हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी बायोलॉजी की क्लास में, साइंस की क्लास में। लास्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने बायोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया था। तो जनरली हम जब किसी भी सिलेबस को किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करते हैं, नॉट सिलेबस, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। खास तौर पे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको एक एम्बिट ड्रॉ करनी होती है, एक दायरा खींचना होता है कि इसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस लेवल तक पढ़ने हैं। बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में एक महासमुद्र की तरह से है, तो आपको एक दायरा खींचना बहुत जरूरी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, इसका सेंस होना बहुत जरूरी होता है, वरना आप कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट क्लास हमेशा मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस हद तक उसको पढ़ना है। तो वो हमने देखा था और साथ ही साथ मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन भी बायोलॉजी का दे दिया था कि बायोलॉजी शब्द कैसे बना है, बायो और लोगस से, क्या मतलब होता है बायोस का, क्या मतलब होता है लोगस का, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अगर आप फादर ऑफ बायोलॉजी बोल रहे हो तो किस बेसिस पे बोल रहे हो, है ना। तो वो तमाम बातें मैंने आपको बताई थी। फिर बुक्स के नाम बताए थे, एरिस्टोटल की बुक्स के नाम मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको कार्लस लिनियस का नाम बताया था जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी क्लासिफिकेशन की जो स्टडी होती है दैट इज टेक्सोनॉमी। तो इसीलिए कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उन्हीं को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वो उन्होंने ही शुरू किया था। उनकी किताब का नाम भी मैंने आपको बताया था, कब पब्लिश हुई थी एंड एवरीथिंग। और साथ ही साथ बायोलॉजी से जुड़ी हुई जो अलग अलग फील्ड्स हैं या अलग अलग सब्जेक्ट, तो बायोलॉजी है अपने आप में, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं अलग अलग, उनका फादर किसको बोला जाता है और उसमें किसकी स्टडी की जाती है वो मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया था कि वैसे जो है शुरुआत में दो ही पार्ट्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया था। एक जो है वो हम प्लांट्स को मानते हैं और दूसरे एनिमल्स को मानते थे, और लंबे समय तक करीब 250 सालों तक यही क्लासिफिकेशन जो है वो मान्य रहा। लिविंग बींग्स को दो कैटेगरीज में बांट के पढ़ा जाता था, प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन बाद में 1969 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विटकर। विटकर ने जो है पेंटा किंगडम फॉर्मूला या पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उसके बाद से पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसके अंदर हम 5 भागों में बांटते हैं लिविंग बींग्स को, जिसमें मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, या फंगाई भी बोल सकते हैं, फंगाई या फंजाई है, एनिमलिया है और प्लांटिया है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमको बायोलॉजी में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही एक डिटेल्ड स्टडी करनी होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी चीज को किस बेस पे या किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, ये भी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास व्हेन आई taught you the basic characteristics of a living being। ठीक है, तो वो बेसिक चीजें हमने देख ली थी, और अलग अलग फील्ड्स के नाम और उनका फादर किसको कहा जाता है वो चीजें हमने देखी थी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था आपके सिलेबस का और आपके सब्जेक्ट का। कई दफे ये जो बेसिक मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन दिया था, इससे ही एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ लिया, फादर ऑफ जूलॉजी पूछ लिया, अलग अलग फील्ड्स के नाम पूछ लिए, उनका फादर, मेडिसिन का फादर किसको बोलते हैं, या पेलियोलॉजी का फादर किसको कहते हैं, तो ये सब पूछा जाता है बहुत बार। जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये तमाम चीजें। या ये काय की स्टडी है, ये भी पूछते हैं कि जेनेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग फील्ड्स में किस चीज की स्टडी की जाती है। तो इससे सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है कि किस चीज की स्टडी है और इसके जनक किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। अगर आप उतना लेक्चर अटेंड कर लेंगे या उसको पढ़ लेंगे एक बार, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे बन जाए, और एक आपको एक होलिस्टिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि सब्जेक्ट में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरी क्लास है, और आज से हम
एक जो पहला टॉपिक इसे हमें पढ़ना है अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वाज द फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। तो आज की इस क्लास में हम न्यूट्रिशन से शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन एक क्लास में तो नहीं कंप्लीट हो जाएगा, इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 क्लासेस। तो न्यूट्रिशन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो आज जो है मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने अलग अलग टाइप्स का होता है, अलग अलग बेसिस पे इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के बाद न्यूट्रिएंट्स जिसको हम पोषक तत्व बोलते हैं, तो वो सभी इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये 2 क्लासेस एटलीस्ट इसमें लगनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन जिसको हिंदी में पोषण कहा जाता है ना, इसको हिंदी में पोषण बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, पोषण, राइट। तो पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अलग अलग आधारों पर कितने प्रकार है पोषण के, और फिर इससे जुड़े हुए विभिन्न पक्ष, जैसे प्रकाश, हम लोग पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद आपके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, हमारे शरीर में क्या योगदान है, क्या फंक्शन है, कितने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, और तमाम चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण। देखिए, पोषण आप सब जानते ही हैं, बोलचाल की भाषा में आप थोड़ा बहुत तो आपने सुना भी होगा और आप बोलते ही हैं, तो एक बोलचाल की भाषा में आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा परिभाषा के आधार पे देखते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिशन या पोषण जो है, वह प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसीजर है जिसके माध्यम से जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब पोषण इन द सेंस कि वो अपने अपने फूड को या पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी सजीव होते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो खाना प्राप्त करते हैं। और खाने को ही आप पोषक तत्व भी बोल सकते हो, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, है ना। तो पोषण या न्यूट्रिशन वो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, यानी जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सजीवों के लक्षण कई सारे मैंने आपको बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। उनमें से एक ये भी था कि जो लिविंग बींग्स हैं वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, बताया था मैंने आपको। कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कल की क्लास में लिविंग बीइंग्स की। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या हासिल करते हैं, न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, मतलब कि पोषण हासिल करते हैं। और पोषण हासिल करने का मतलब है पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जिससे उनकी शरीर में वृद्धि विकास होता है, उनको ऊर्जा मिलती है, वो अपने आप को संचालित कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, विभिन्न गतिविधियां कर पाते हैं। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इस प्रक्रिया के जरिए जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो क्या ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जो उनके खाद्य पदार्थों के जरिए उन तक पहुंचते हैं। जो भी हम खाते हैं उसके जरिए हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, पोषक तत्व जाते हैं, है ना, जो कि खाद्य पदार्थों के जरिए उनमें पहुंचते हैं, फूड के जरिए। जैसे आपने रोटी सब्जी दाल चावल खाया, चाय पी, कुछ भी किया, तो इसके जरिए आपकी बॉडी को क्या मिला, पोषक तत्व मिले। और उन्हीं पोषक तत्वों से आपका शरीर जो है वो काम कर रहा है, उसी से आपको एनर्जी मिल रही है, उसी से आपके शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसी से आप जो है चल फिर पा रहे हो, डे टू डे एक्टिविटीज कर पा रहे हो, एवरीथिंग वो सभी आप जो है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से कर पा रहे हो। तो ये न्यूट्रिएंट्स शरीर को पहुंचाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के जरिए हमारा शरीर, कोई भी, हमारा ही नहीं, किसी भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो जानवर हो, कीड़ा मकोड़ा हो, इवन पेड़ पौधे हो, किसी भी लिविंग बीइंग के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करने की प्रक्रिया है, यानी कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसीजर, वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी लिविंग बीइंग न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये पोषक तत्व काय में होते हैं, खाद्य पदार्थों में होते हैं। हमारे लिए, पौधों के लिए वो खुद ही बना लेते हैं,
है ना। तो वो तो बाद में हम देखेंगे, पर ये आपको याद रखना है। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के जरिए क्या होता है, जो सजीव होते हैं वो सजीव बने रहते हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उनको ऊर्जा मिलती है, वो मूवमेंट कर पाते हैं, वो प्रजनन कर पाते हैं, एवरीथिंग वो इसी की वजह से कर पाते हैं। और यही अंतर होता है लिविंग और नॉन लिविंग का। लिविंग को पोषण मिलता है जिससे वो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, उनमें उनको एनर्जी मिलती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो चलते फिरते हैं। और जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनको पोषण नहीं मिलता, उनमें पोषण होता ही नहीं है, क्योंकि उनमें पोषण नहीं होता, इसी वजह से वो ये कोई भी काम नहीं कर पाते, ना उनमें एनर्जी होती है, ना वो अपनी तरह मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, ना चलते फिरते, क्योंकि उनके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अक्वायर करने की प्रोसेस है। इट्स अ प्रोसीजर ऑफ अक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, और उनको यूटिलाइज करने की, ग्रहण करने में ही यूटिलाइज करना भी शामिल है। ये नहीं कि केवल आपने मुंह में रख लिया, भाई वो पूरी की पूरी प्रक्रिया है जिसमें आप उसको चबाओगे, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो पचेगा, फिर वो आपके शरीर को उससे एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ डेवलपमेंट मिलेगा, वो सब उसमें पूरी की पूरी वो प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि केवल खाना मुंह में रख लिया, उसके उस खाद्य पदार्थ को खाने से लेकर के उसको शरीर द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाने तक, शरीर द्वारा उसको यूटिलाइज कर लिए जाने तक की पूरी प्रक्रिया पोषण में शामिल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब पोषक तत्व हमारे शरीर को कौन कौन से जरूरी होते हैं, हम कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स जो है हमें हेल्प करते हैं अपने जीवन को संचालित करने में। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स में से कुछ हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, कुछ ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, एवरीथिंग। तो वो सारे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, पानी भी आ सकता है इसमें, जल है, फाइबर है, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसी के जरिए क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो काम करती है, सेल्स इसी से बनेगी, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, वो सभी चीजें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के जरिए होती है। इसी से बॉडी को एनर्जी मिलेगी, बॉडी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तमाम चीजें, हम मूवमेंट कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इसी से कर पाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होता है, फाइबर्स होते हैं, वाटर यानी कि पानी, ये सभी जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आवर बॉडी अक्वायर्स, है ना। अब न्यूट्रिशन जो है उसकी जरूरत क्यों होती है, तो वही जो मैंने आपको बताया, शरीर को एनर्जी इसी से मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो फैट है वो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन स्लो एनर्जी प्रोवाइडर है वो अभी अपन आगे देखेंगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हम खाते पीते हैं, उसमें जो कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसी के जरिए हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है ना, सबसे सिंपलेस्ट होता है, C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। और उसी से हमको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वही फिर हमारे अंदर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी का यूटिलाइजेशन बॉडी करती है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है, पानी बनाता है, और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी से हमें, इसी एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है इस ग्लूकोज से। फैट भी हमको एनर्जी देता है, पर फैट स्लो देता है, धीरे धीरे, कार्बोहाइड्रेट जल्दी देता है। हालांकि फैट ज्यादा मात्रा में देता है, कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली कम मात्रा में देता है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसी की वजह से होता है, न्यूट्रिशन की वजह से। जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट देता है, और जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो जो रिपेयरिंग होती है सेल्स में, टिश्यूज में, उसके लिए भी प्रोटीन और मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, इससे हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो वो भी पोषण की वजह से, अगर आपको प्रॉपर पोषण ना मिले तो आपकी इम्यूनिटी गिरती चली जाती है। खासतौर पे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को इम्यून बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रोन बनाते हैं, आप ऐसा उसको बोल सकते हैं।
उसके बाद हम जो डे टू डे की एक्टिविटी कर पाते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, उठना बैठना, प्रजनन करना, मतलब वो डे टू डे नहीं है, रिप्रोडक्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, पर वो सभी जो है पोषण की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, अब पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को दो अलग अलग आधारों पर मैं आपको बताऊंगा। एक तो आधार यह है कि भाई पोषण ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है बॉडी को। ठीक है, तो पोषण को मैं आपको दो आधारों पर बताऊंगा। मैं यहाँ पर मुझे एक खाली जगह मिल जाएगी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो इस आधार पर देखेंगे कि पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिल रहा है या प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, जो भी है, तो वो एक आधार है। एक ग्राउंड वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने का, ये पहला है, जिसमें हम इस आधार पर पोषण के प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि वह शरीर को किस मात्रा में मिल रहा है, कम या अधिक या बहुत अधिक या बहुत कम। ठीक है, और दूसरा आधार यह है कि जो पोषण पोषक तत्वों के निर्माण की विधियों के आधार पर, मेथड्स ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड या फूड प्रिपरेशन व्हाटसोएवर, आप कुछ भी बोल सकते हो, मेथड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, कि जो हम खा रहे हैं, जिसके जरिए हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहां से मिल रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं या किसी दूसरे पर उसके लिए निर्भर है। तो फूड प्रिपरेशन कैसे करते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, उसके आधार पर भी दो भागों में हम इसको, दो नहीं बल्कि तीन चार भागों में बांटते हैं, मेनली दो भागों में, पर वैसे चार भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः तो दो ही भाग होते हैं, एक ऑटोट्रोप्स होते हैं, दूसरा हेट्रोट्रोप होता है, पर हेट्रोट्रोप के अंदर भी दो भाग और बना दिए जाते हैं, तो वैसे चार भाग हो जाते हैं टोटल। एनीवे, पर मेन तो दो ही होते हैं, ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप। जो खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रोप, और जो खुद नहीं पकाते वो हेट्रोट्रोप। जैसे हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते, मतलब ये नहीं कि किचन में नहीं, किचन में तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। खुद का मतलब है कि हम किसी और पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधों पर या अन्य जानवरों पर निर्भर है अपने खाने के लिए, है ना, तो वो हमारे लिए बनाते हैं, ऐसा है। तो दो आधारों पर हम न्यूट्रिशन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखेंगे, या टाइप्स देखेंगे, कुछ भी बोल लो, टाइप्स बोल लो, क्लासिफिकेशन बोल लो, वर्गीकरण बोल लो। पहला आधार है कि उसमें उस पर्टिकुलर मतलब उसके जरिए हमारे शरीर को कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, कम, बहुत कम, ठीक ठाक, या ज्यादा या बहुत ज्यादा। और दूसरा फूड प्रिपरेशन की मेथड्स, कि खाना जो है वो कैसे बनाया जा रहा है। तो पहला जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार जो है वो पहला आधार काय के आधार पे, बॉडी को कितना पोषण मिल रहा है, यानी प्रॉपर मिल रहा है या कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, इसके आधार पर तीन तरह का पोषण होता है। एक होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसको आप उचित पोषण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अंडर न्यूट्रिशन, जिसको आप अल्प पोषण बोलते हैं, और तीसरा होता है मैल न्यूट्रिशन, जिसको आप कुपोषण बोलते हैं। तो तीन तरह का पोषण होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब होता है जहां पर आपको जितनी चीजें शरीर को चाहिए उतनी मात्रा में ही आपको वो मिल रही है, तमाम न्यूट्रिएंट्स, 5 न्यूट्रिएंट्स या 7 न्यूट्रिएंट जो मेन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, पानी है, और फाइबर को भी कई लोग मान लेते हैं। तो ऐसे ये 7 है टोटल। ये 7 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए, सबकी मात्रा अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए, विटामिन और मिनरल कम मात्रा में चाहिए होते हैं। आयरन आपको जितनी पालक में आप खा लोगे उतनी आयरन काफी है, ये नहीं कि आप लोहे की गोली बना के खाओ, है ना। गोला आप आटे का बना के रोटी खाओ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको ज्यादा चाहिए। आयरन बहुत कम चाहिए, जितना पालक में होता है, अलग से आयरन की कील खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी जरूरत तो बॉडी को है, लेकिन अलग अलग मात्रा में है, कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए। लेकिन जितनी भी जरूरत है आपके शरीर के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, अगर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट, सारे के सारे पोषक तत्व आपको अगर उतनी मात्रा में मिल रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, उचित पोषण। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है और फाइबर है। ये आपके शरीर की आवश्यकताओं, उम्र के हिसाब से, आपके हाइट हेल्थ के हिसाब से, आपका काम धंधा कितना आप करते हो, मतलब उसके हिसाब से एनर्जी आप कितनी मतलब रिलीज करते हो,
उसके हिसाब से अगर आपको प्रॉपर मिल रहा है, मतलब जितना चाहिए आपकी बॉडी को, जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर उतने ही ये तमाम आपको मिल रहे हैं, आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, आपको ये उतने प्रॉपरली आपको मिल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप किस कंडीशन में हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन की कंडीशन में हो। ठीक है, जैसे ये हर व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन, है ना। कोई व्यक्ति अगर दुबला पतला है, उम्र कम है, तो कम खाएगा, अगर हट्टा कट्टा है, एडल्ट है, तो ज्यादा खाएगा। फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप फिजिकल लेबर कितना करते हो, काम करते हो या पड़े रहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। उससे ये मात्रा बदल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, पर जितना चाहिए अगर आपको उतना मिल रहा है तो आप प्रॉपर न्यूट्रिशन की कंडीशन में हो। ठीक है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट का मतलब होता है, अच्छा, ये उचित पोषण में जो भोजन लिया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। आपने सुना होगा, ये शब्द याद रखिएगा, संतुलित आहार। संतुलित आहार या इसको हिंदी में बैलेंस डाइट बोलते हैं, इंग्लिश में, सॉरी, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है कि जो पोषक तत्व जितना चाहिए आप उतना उसको कंज्यूम करते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आपकी डाइट क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट, जिसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, थोड़ा बहुत फैट भी हो, विटामिन भी सारे हो, मिनरल्स भी सारे हो, फाइबर भी हो, पानी भी आप ठीक ठाक पिए, तो आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। उसके बाद अपन आते हैं अल्प पोषण पे। अल्प पोषण में क्या होता है कि ये इनमें से कुछ तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में। ये जितने भी हम पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की, इनमें से अगर आपने किसी का भी अनुपात थोड़ा बहुत कम कर दिया तो उसको आप क्या बोलेंगे, अल्प पोषण बोलेंगे। जैसे मान लो आपके शरीर में विटामिन की कमी हो गई हल्की सी, है ना, मिनरल्स की कमी हो गई, थोड़ा प्रोटीन की कमी हो गई, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका अल्प पोषण। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जिस पर्टिकुलर चीज की कमी हुई है उससे रिलेटेड बीमारी आपको हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई लोगों का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, आयरन की कमी हो गई। कुछ लोगों को, छोटे बच्चों को पहले क्वासी और कर एक बीमारी होती थी प्रोटीन की कमी से, अब तो कम होती है, पहले काफी बच्चों को हो जाती थी। अब तो इंडिया में नहीं होती उतनी, लेकिन अगर आप आज से 40-50 साल पहले देखेंगे, 80s में या 70s में, तो क्वाशी और कर बहुत प्रोमिनेंट बीमारी होती थी बच्चों को। उसमें हाथ पैर एकदम ऐसे सुकड़े हो जाते थे, वो पेट बाहर निकल जाता था। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में आगे जब पढ़ेंगे ह्यूमन डिसीजेस, तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, इनमें से किसी भी एक दो तीन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से उससे रिलेटेड कोई बीमारी जिसकी कमी हुई है वो बीमारी हो जाती है। जैसे प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर होता है, विटामिन की कमी से अलग अलग बीमारियां, जैसे एनीमिया हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, बेरी बेरी एक बीमारी है वो हो जाती है, अलग अलग विटामिन की कमी से। तो इसको बोलते हैं कि आपके अंदर अल्प पोषण है, अंडर नरिशमेंट है। लेकिन ये रिपेयरेबल होता है, उस पर्टिकुलर चीज का आप इंटेक लेना शुरू कर दो तो ये रिपेयरेबल हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है, इन सभी की कमी हो जाती है या ज्यादातर की कमी हो जाती है और बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है कि उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं माल नरिशमेंट। अगर इन सभी तत्वों की या इनमें से अधिकांश तत्वों की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, अधिकांश की कमी हो जाए और बड़े लेवल पे हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाएगा, माल नरिशमेंट, यानी कि कुपोषण कहलाएगा। तो ये तीन स्तर जो है ये होते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप जो है प्रॉपर नरिशमेंट की कंडीशन में रहेंगे, जहां तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में उतने ही रहेंगे जितने चाहिए। अगर आप उतना ही कंज्यूम कर रहे हो तो बढ़िया है, जितने आपकी बॉडी को जरूरत है। देखो, ऐसा नहीं है कि आप इसको कम करो तभी ये दिक्कत वाली है बात है, अगर आप ज्यादा खा लो तो भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपकी बॉडी के पचाने की एक शक्ति होती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कम खाना ही बुरा है। अगर आप किसी भी न्यूट्रिशन को, किसी भी पोषक तत्वों को आवश्यकता से बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो भी एक तरह से आपको नुकसान देता है। ठीक है, तो वो भी कोई प्रॉपर डाइट नहीं मानी जाएगी, वो भी कोई मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं माना जाएगा।
अगर आपको जरूरत है आपकी बॉडी में, मान लो कि रोज 2 रोटी खाने की या 5 रोटी खाने की, और आप 40 रोटी खा रहे हो, तो वो कोई प्रॉपर नरिशमेंट थोड़ी माना जाएगा। वो भी एक तरीके की बीमारी ही है। ज्यादा खाना या ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करना भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये तो एक आधार हो गया। एक दूसरा आधार वो है जहां पर हम इस आधार पे देखेंगे कि फूड प्रिपेयरिंग प्रोसीजर क्या है, या मेथड ऑफ फूड प्रिपेयरिंग क्या है। तो मेथड ऑफ फूड प्रिपेयरिंग के आधार पे हम देखते हैं। मेथड ऑफ फूड प्रिपेयरिंग के आधार पे कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ठीक है। फूड प्रिपेयरिंग का मतलब होता है कि खाना खुद पका रहे हैं लिविंग बींग्स, या दूसरे पर निर्भर है अपने खाने के लिए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड का मतलब है कि जो भोजन बनाया जा रहा है, जो पोषक तत्व बनाए जा रहे हैं शरीर के लिए, वो खुद बना रहा है लिविंग बीइंग या दूसरे पे डिपेंड है। तो देखो, फूड प्रिपेयरिंग का दो तरीके का होता है। एक तो कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं, कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद पकाते हैं, अपने लिए खुद ही न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे होते हैं जो खुद अपना भोजन पकाते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी खुद ही अपने न्यूट्रिएंट्स को तैयार करते हैं। उनको आप प्लांट की कैटेगरी में रखोगे मेनली। जो पौधे होते हैं, पौधे जो है वो किसी को जाके खाते नहीं है, वो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। अभी आगे हम वही पढ़ेंगे। पौधे जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए किसी अन्य लिविंग बीइंग पर निर्भर नहीं है। वो स्वयं ही अपना भोजन प्रकृति से अलग अलग चीजें लेकर के एक खास प्रक्रिया द्वारा बना लेते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो किसी और लिविंग बीइंग पे निर्भर नहीं है। जबकि जो एनिमल्स होते हैं, जिनमें ह्यूमन भी है और दूसरे एनिमल भी है, वो अपना भोजन खुद प्रकृति से चीजें लेकर के नहीं बनाते हैं। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंड है, या तो पौधे पे या जानवर पे, पशु पे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो दूसरा है उसमें एनिमल आ जाता है। एनिमल में इंसान भी है, इंसान इज अ काइंड ऑफ एनिमल। और ये बात जो है रणबीर कपूर ने प्रूव भी कर दी कि इंसान जानवर ही है। ठीक है, तो ये एनिमल जो होते हैं ये खुद ही अपना भोजन नहीं पका सकते। ये अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपना न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए, अपना पोषण हासिल करने के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पे निर्भर है। या तो पेड़ पौधों को खाएंगे, फल फूल सब्जी, या फिर किसी और जानवर को खाएंगे। जबकि पौधे किसी को नहीं खाते, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों में हम इसको बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रिपेयरिंग मेथड्स। एक होते हैं ऑटोट्रोप्स और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, ऑटोट्रोप मतलब जो अपना भोजन खुद बना ले, जैसे प्लांट हो गए, ट्री हो गए। और हेटेरोट्रोप का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे लिविंग बीइंग पे निर्भर हो, जैसे एनिमल होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ कुछ विभाजन किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो ऑटोट्रोप ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यूजुअली यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। वो प्रकृति से ही कुछ कुछ चीजें लेकर के उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोट्रोपी न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। ऑटोट्रोपी न्यूट्रिशन मेनली तो एक फोटोसिंथेसिस वाला ही होता है ना, फोटोसिंथेसिस वाला ही होता है। अभी अपन फोटोसिंथेसिस जो है वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू। इसमें ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करते हैं, इनको जो पानी दिया जाता है उसका यूज करते हैं, मतलब पानी जो कि इनको मिलता है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ये लोग क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिल में होती है, हरित लवक में, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में है ही, माहौल में है ही, उसको ग्रहण करते हैं, पानी इनको जो मिलता है प्रकृति से उसको ग्रहण करते हैं, और दोनों को मिला करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं एट दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन दी क्लोरोफिल, जो कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें पौधे पेड़ वगैरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये एक तरह का ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, और इसको फोटोसिंथेसिक ऑटोट्रोप्स बोला जाता है पेड़ पौधों को, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और होता है जिसको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ये तो आपके इतने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आ, जो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, फेरस आयरन है, इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उनको जो है हम केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, है ना। इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले कीड़े वगैरह आते हैं, जो मिट्टी में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जो कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके जरिए ही खाना प्राप्त कर लेते हैं। तो इनको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गए ऑटोट्रोप्स की बात। अब आती है हेट्रोट्रोप्स की बात। हेट्रोट्रोप्स मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप। जैसे कि जानवर है, इंसान है, पौधे तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। हवा है चारों तरफ, उससे CO2 ले ली, पानी हर कहीं है ही, उससे पानी ले लिया, अपने आप उनकी जड़ों में पानी रहता ही है, बारिश होती है, मिट्टी में पानी रहता है, उस पानी का CO2 का यूज किया और ग्लूकोज बना लिया। सनलाइट भी प्रकृति दे ही रही है, और हरित लवक में ये पूरी प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर। जबकि इंसान जो है अपना खाना खुद इस तरह नहीं बना सकता, वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा, या तो पेड़ पौधे को काटेगा, या सब्जी खाएगा, या गेहूं खाएगा, या किसी जानवर को खाएगा। वो किसी न किसी लिविंग बीइंग से ही खाना हासिल करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप। ये जानवर भी है और इंसान भी, ठीक है। अब ये जो हेट्रोट्रोप होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको प्राणी संपोषण बोलते हैं। प्राणी संपोषण वो होता है जिसमें आप, मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, वो किसी भी खाने को खाते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और फिर धीरे धीरे उसका शरीर के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद फिर जो वेस्टेज होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जो एनर्जी आपको मिलती है वो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जाती है जरूरत के मुताबिक। जैसे हीमोग्लोबिन जो है, वो आयरन जो है ब्लड को दिया जाएगा, है ना। तो वो पूरा, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है ना। तो ये अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये तमाम चीजें होती है। तो इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो हमारी बॉडीज में होता है।
हम खाना खाते हैं, फिर वो पचता है, फिर उसमें से जो काम की चीजें रहती है वो बॉडी के अलग अलग भागों को भेज दी जाती है, जो वेस्टेज रहता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर जो चीजें काम की रहती है शरीर उसको यूटिलाइज करता है। ये पूरा का पूरा जो है ये प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, एक और होता है जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो किसी ऐसी चीज से पोषण प्राप्त करते हैं जो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, सड़ी गली जो पदार्थ होते हैं या जो मृत लिविंग बींग्स होते हैं उसी से, जो डेड लिविंग बींग्स हैं या फिर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, उनसे जो न्यूट्रिशन हासिल किया जाता है उसको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, है ना। जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है ना, ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी चीजें खत्म हो चुकी है उनके डिकम्पोजिशन से या उनसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। और एक होता है जिसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, परजीवी पोषण। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके उससे पोषण प्राप्त करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से नहीं, वो उसके अंदर ही और उससे बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं अंदर, हालांकि वो हमें फायदा भी पहुंचाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो काय में आ जाते हैं, पैरासाइट में। जैसे हमारे अपने स्टमक में या और भी बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर रहकर ही बॉडी से पोषण प्राप्त करते हैं। इसको पैरासिटिकल न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो होस्ट जिसकी बॉडी में जो है वो है उसको होस्ट बोलेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है कि नुकसान ही पहुंचाए, ये जनरली फायदा पहुंचाते हैं और कभी कभार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो इसको पैरासिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड है उसके बेसिस पे दो भागों में लिविंग बींग्स को बांटा जाता है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फूड के बेसिस पे दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है लिविंग बींग्स को। एक होते हैं ऑटोट्रोप्स जो अपना भोजन खुद पकाते हैं, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रोप्स जो अपने भोजन के लिए अन्य लिविंग बींग्स पे या दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोफ में मेनली जो है वो फोटोसिंथेसिक ऑटोट्रोप्स होते हैं, जो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिक अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उनको फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खुद का भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिक ऑटोट्रोफ। एक और नई कैटेगरी इसमें आजकल पढ़ाई जाती है कहीं कहीं, उसको आप याद रखिएगा, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। केमोसिंथेटिक, अब ये केमोसिंथेटिक क्या होते हैं, ये किसी लिविंग बीइंग से पोषण प्राप्त नहीं करते, न्यूट्रिशन हासिल नहीं करते, इसीलिए ये आ जाते हैं ऑटोट्रोफ में। ये किसी लिविंग बीइंग से अपने शरीर को न्यूट्रिशन नहीं देते, किसी सजीव से पोषण प्राप्त नहीं करते, ये निर्जीव वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, चट्टानों वगैरह के अंदर जो है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, अमोनिया होता है, इसके जरिए। तो ये पोषण तो प्राप्त करते हैं किंतु किसी लिविंग बीइंग से नहीं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनसे ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको आप केमोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर तटीय इलाकों में, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनमें पाए जाने वाले, जैसे वेंट हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी वहां पर मिलते हैं, तो वो जो है इन्हीं जो चट्टानी पदार्थ होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, इन्हीं से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो उनको केमोसिंथेटिक बोलते हैं। हालांकि वो बहुत कम होते हैं, 90% से ज्यादा दुनिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स ही है, जिसमें सारे ही पेड़ पौधे घास फूस सब शामिल है, सब फोटोसिंथेसिस करते हैं और सभी फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। 95% यही है, केमोसिंथेटिक तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, हेट्रोट्रोफिक वो ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई लिविंग बीइंग खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंड होता है, यानी कि वो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग बीइंग पे
डिपेंड है तो उसको हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये भी दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है बल्कि। एक को बोलते हैं हेलियोजोइक न्यूट्रिशन, सॉरी होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक को बोलते हैं आपका सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और एक को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जैसे इंसान वगैरह या ज्यादातर जानवर जो न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं वो कैसा है, होलोजोइक है। हम लोग जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, याद रखिएगा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आई एम गोइंग टू टीच यू, लेकिन आप याद रखिए कि जो हम लोग भोजन या पोषण ग्रहण करते हैं वो पोषण कैसा है, प्राणी संपोषण है। प्राणी संपोषण मतलब होलोजोइक है। इसका मतलब है कि हम भोजन को खाते हैं, चबाते हैं, पचाते हैं, उत्सर्जित करते हैं, हमारे शरीर में उसमें से न्यूट्रिएंट्स अवशोषित होते हैं, वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं, वहां उनका यूटिलाइजेशन होता है। ये जो पूरी प्रोसीजर है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसके अलावा दूसरे होते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो मरे हुए लिविंग बींग से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, जो किसी भी मरे हुए या मरते हुए, अगर मरा नहीं भी है तो डिकेइंग कंडीशन में है, तो ऐसे लिविंग बींग्स या ऐसे हेट्रोट्रोप्स बोल लो, इस तरह के हेट्रोट्रोप्स, इस तरह के हेट्रोट्रोप्स, इस तरह के हेट्रोट्रोप्स जो किसी न किसी मरे हुए या मरते हुए, डेड या डिकेइंग लिविंग बींग से अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रोफिक। या तो ये मरी हुई किसी वनस्पति या पौधा या इंसान या जानवर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या फिर मरते हुए कि जो मरने वाला है उससे। ठीक है, उसके बाद होते हैं पैरासिटिकल। पैरासिटिक जो होते हैं वो हमारे शरीर के या जिसके भी साथ वो जिससे भी पोषण हासिल कर रहे हैं उसके शरीर के अंदर ही होते हैं। ये हमेशा नुकसानदायक नहीं होते, कभी कभार फायदेमंद भी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शरीर से ही ग्रो करते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ही अंदर कई तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी से पैरासिटिकल या पैरासिटिक न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। ये कई सारे होते हैं, हर स्पीशीज में, हर जानवर में कुछ ना कुछ पैरासाइट होते हैं जो उसकी बॉडी से ही वृद्धि और पोषण ग्रहण करते हैं। तो ये भी क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है, चाहे फिर वो होलोजोइक हो, चाहे फिर वो सेप्रोट्रोफिक हो, चाहे फिर वो आपके पैरासाइट्स हो। ये सभी के सभी जो है किस कैटेगरी में आ जाते हैं ना, ये सभी के सभी जो है वो आपके हेट्रोट्रोफिक कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक पिक्चर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला आधार जो मतलब दो आधारों पर बांटा गया है, नॉट दो भागों में, दो आधारों पर बांटा गया है। पहला जो आधार है वो है कि वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को कितने मिल रहे हैं, कितनी मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन को दो आधारों पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला आधार है कि जो न्यूट्रिशन है उसमें शरीर को कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, पर्याप्त मिल रहे हैं, उससे कम मिल रहे हैं, उससे ज्यादा मिल रहे हैं, उससे बहुत कम मिल रहे हैं, सारे ही कम मिल रहे हैं या कुछ कम मिल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का जो पहला आधार है वो ये है कि उसके जरिए, उस पोषण के जरिए, उस न्यूट्रिशन के जरिए किस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पे हमने कहा कि भाई प्रॉपर नरिशमेंट या प्रॉपर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। और दूसरी स्थिति या दूसरा आधार वो है कि जो मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन है, कि जो लिविंग बींग्स है वो अपना न्यूट्रिशन किस आधार पे हासिल कर रहे हैं, वो खुद ही फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी दूसरे लिविंग बींग पे डिपेंड है। अगर वो खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑटोट्रोप्स है, अगर किसी और पे निर्भर है तो हेट्रोट्रोप है। ऑटोट्रोप मेनली जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कुछ और होते हैं ऐसे जो फोटोसिंथेसिस से ग्रो नहीं करते, बल्कि वो दूसरी एक प्रोसेस होती है जिसको केमियोट्रोफ्स बोलते हैं, उससे करते हैं। वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं हासिल करते, चट्टानों वगैरह से हासिल करते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रोफ्स वो होते हैं जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट या अपने
न्यूट्रिशन के लिए किसी और लिविंग बीइंग पे डिपेंड है। ये भी 3 तरह के होते हैं। एक प्राणी सम होता है जिसको पोलोट्रोप बोलते हैं, या ये सॉरी पोलो बोल रहा हूँ, ये आपका प्राणी सम होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेसिकली ये होलोजोइक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हैं जो खाना खाते हैं, पचाते हैं, उत्सर्जित करते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, सो ऑन। एक होते हैं सेप्रोट्रोफिक जो मरे हुए या मरते हुए लिविंग बीइंग्स से पोषण हासिल करते हैं, और एक होते हैं पैरासिटिकल जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर रह के उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, कई बार फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी से पूरी कहानी शुरू होती है, क्योंकि पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन बनाते हैं, और उससे फिर पूरा जगत जो है वो, या पूरी मनुष्य जाति जो है, या पूरी जानवर जाति जो है, पोषण प्राप्त करती है। तो अब इस पे आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए पौधे जो है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपना खुद का भी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, और बाकियों का मतलब पूरे संसार का भी न्यूट्रिशन ये उनको देते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो, और जो पानी है मिट्टी में, है ना, इन दोनों का यूज करते हैं पौधे। इन दोनों की रिएक्शन होती है और उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और पानी बनता है थोड़ा सा, और एटीपी के फॉर्म में, सॉरी, हाँ H2O बन जाता है ना, CO2, ग्लूकोज बना लेते हैं, और पानी भी बनता है, पर ग्लूकोज का आप मेन याद रखो कि ग्लूकोज जो है ये बना लेते हैं, C6H12O6। और ये इनका भोजन है पौधों का, यही हमारा भी भोजन है, ग्लूकोज। ठीक है ना, आगे बात समझ में। इसके लिए किसकी जरूरत होती है, तो सूर्य के प्रकाश की, सनलाइट की जरूरत होती है। इसके प्रेजेंस में ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है। और साथ ही साथ ये कहां पर होता है, पत्तियों के क्लोरोफिल में। पत्तियों के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हरित लवक बोलते हैं। ये हरित लवक जो है किचन है पत्ती का, इसके अंदर ही जो है वो ग्लूकोज बनता है, तो इसीलिए इसको पत्ती का किचन भी बोलते हैं, किचन ऑफ द लीफ। और किचन ऑफ द प्लांट जो है वो पत्ती को बोलेंगे, क्योंकि पत्ती के अंदर ही खाना बनता है ना, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और फिर इसी से सारे, मतलब इसी से फिर बाकी जानवर भी पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर इंसान, हर जानवर, कोई भी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी जानवर हो, या तो वो किसी पेड़ पौधे को, घास फूस को खाएगा, या फिर किसी दूसरे जानवर को खाएगा। इसके अलावा तो कोई तीसरा विकल्प नहीं है। भाई कोई जानवर भी है तो कोई शाकाहारी जानवर है, कोई मांसाहारी जानवर है, और इंसान भी शाकाहार करता है या मांसाहार करता है। आप शाकाहार करो चाहे मांसाहार करो, आप अल्टीमेटली किससे पोषण ले रहे हो, पौधे से, क्योंकि आप खुद खाना नहीं पकाते हो। या तो आप किसी पौधे को ही खा लोगे, फल सब्जी वगैरह अनाज ये सब क्या है, पौधे को ही खा लेना है, या फिर उस पौधे को जिस जानवर ने खाया था आप उसको खा लोगे, पर अल्टीमेटली तो आपके जरिए, आपके पास पोषण पौधे के ही जरिए पहुंचा ना, ऐसा है। तो प्रकाश संश्लेषण से ही पूरी दुनिया को एनर्जी मिलती है, पौधों को मिलती है, और फिर पौधे से ही सारे जानवर और इंसान जो है वो एनर्जी ग्रहण करते हैं। या तो सीधे इंसान शाकाहारी है तो सीधे ही पौधा खाएगा, अनाज और सब्जियां, और अगर मांसाहारी है तो किसी जानवर को खाएगा जिसने कभी न कभी मतलब पौधा खाया होगा, ऐसा है ना। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको पत्ते जो है ग्रहण कर लेते हैं, और पानी, इन दोनों को मिलकर के सनलाइट के प्रेजेंस में और पत्ती के हरित लवक में ये प्रक्रिया होती है। और इसी में ऑक्सीजन भी बनती है, ये भी याद रखिएगा, इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन भी बनती है। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला दिया है, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल में ये प्रोसेस होगी, तो इससे ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के जरिए ही प्रोड्यूस करते हैं पेड़ पौधे, याद रखिएगा, है ना।
इसमें क्या क्या जरूरी है, तो इसमें सबसे पहली चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। पत्तियों की सेल्स को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। पत्तियों के सेल्स में पाया जाता है, और पत्ती के सेल को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद सनलाइट जो है वो तो प्रकृति दे ही रही है, पानी जो है वो भी मट्टी में रहता ही है ना, और CO2 भी प्रकृति में है, CO2 भी जो है वो प्रकृति में है ही है। तो इसके की कंपोनेंट ये सारे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। इसी में ऑक्सीजन भी बनती है, प्रकाश संश्लेषण की ही प्रोसीजर में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, जो पूरे संसार के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल ग्लूकोज ही नहीं बनता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल चाहिए, जो कि पत्तियों में होता ही है ना, पत्तियों की सेल्स में, और पत्तियों की सेल को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसकी उपस्थिति में ही होगी। ये हिस्सा उसमें इस तरह लेता है कि ये हमको उसमें डालेंगे नहीं, अपन जो ग्लूकोज बनेगा ना उसमें मिलाएंगे नहीं मिक्सचर में, ये ऊर्जा देता है, एनर्जी। जैसे घर पे आप मैगी बनाते हो, मान लो अब मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले जो है मैगी बनाने के लिए मैगी के नूडल्स चाहिए, मसाला चाहिए जो उसके साथ ही आता है, पानी चाहिए, बिना पानी के उबाल नहीं सकते, तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। एक बर्तन चाहिए, जिसको आप कढ़ाई बोल लो, पैन बोल लो, कुछ भी बोल लो। और क्या चाहिए, और आपको चाहिए गैस, फ्यूल, गैस जला लो, चूल्हा जला लो, स्टोव जला लो, कुछ भी, बिना उसके तो मैगी बनेगी नहीं। अब इसमें आपके इंग्रेडिएंट जो है वो तो तीन ही है, नूडल, मसाला और पानी, ये तीन ही आप डालोगे। बाकी दो आपको चाहिए, क्योंकि हाथ में तो पका नहीं सकते। पकाने के लिए क्या चाहिए, एक बर्तन चाहिए जिसके अंदर इन तीनों को आप मिला के पकाओगे। और फिर चाहिए आपको एनर्जी, गैस, गैस मतलब सिलेंडर वाला गैस। ठीक है, फ्यूल जिसको बोलोगे, ईंधन। अब ये आप इसमें डाल नहीं रहे हो कि नूडल, मसाला और पानी के मिक्सचर में कढ़ाई मिला दी, या उसमें आपने गैस मिला दी। ये दोनों जरूरी है, उसमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि कढ़ाई के अंदर ही ये सब चीजें आप इकट्ठी करोगे, और गैस के बिना ये पकेगी नहीं। तो यहां पर भी यही कंडीशन है सेम। यहां पर ग्लूकोज बनाने के लिए जो चाहिए वो CO2 है और पानी है, ये दो चीजें चाहिए। बाकी जो है उसकी प्रेजेंस चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, और क्लोरोफिल के अंदर ये घटना होगी। जैसे कढ़ाई जो है वो क्लोरोफिल है ना, ये आप मान लो कि कढ़ाई जो है वो क्लोरोफिल और सनलाइट जो है वो गैस है ना, ऐसा मान सकते हैं। कढ़ाई जो है वो क्लोरोफिल है, और गैस जो है वो आपका क्या है, सनलाइट है, और बाकी चीजें आप उसमें डाल रहे हो, है ना? और ये चीजें कहां से आती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकृति में है, पानी मट्टी में है, सनलाइट भगवान दे रहा है, और हरित लवक पौधे की पत्ती के उसमें है, उसकी जो सेल्स होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए इसमें, और इसमें बनता क्या क्या है, इसमें बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, बनेगा क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसकी ये प्रोसीजर देख लो, CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिले, किसके कहां पर मिले, क्लोरोफिल के अंदर, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन बनती है, इसीलिए बोलते हैं ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन बनाते हैं और वो प्रकृति को देते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है प्रकाश की तीव्रता, अगर सनलाइट नहीं होगा या कम होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, या उतनी तेजी से नहीं बना पाएंगे। इसको देखो, 6CO2 6H2O प्लस सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल के अंदर ही होगी, है ना। CO2 जो है वो प्रकृति में है, वो भी पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद लगे होते हैं, छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, उसी स्टोमेटा के जरिए पत्तियां श्वसन करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है।
पत्तियों की, जैसे हमारे शरीर में नाक है, वैसे ही पत्तियों में क्या होती है, वैसे ही पौधों में क्या होती है, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होती है। जैसे हम नाक के जरिए हवा सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ऐसे ही पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा जो है उसमें वॉल्व लगे होते हैं, जैसे हमारे अंदर वॉल्व लगा हुआ है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसका यूज करते हैं पानी के साथ मिला करके, उससे क्लोरोफिल सॉरी आपका ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और फिर इसी ऑक्सीजन को उसी रंध्र से, उसी स्टोमेटा से क्या करते हैं, प्रकृति में, वातावरण में छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो पत्तियों के ऊपर जो स्टोमेटा लगे होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसी के जरिए वो प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, खाना बनाएंगे और बनने वाला ऑक्सीजन प्रकृति को रिलीज कर देंगे, वातावरण में छोड़ देंगे उसी स्टोमेटा के जरिए। वो वॉल्व जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डालते हैं, वही सब चीजें जो इसमें यूज हो रही है। भाई अगर मान लो कि सनलाइट नहीं होगा या कम होगा, मान लो कि सनलाइट नहीं होगा या कम होगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ढंग से हो ही नहीं पाएगा या नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लो कि नहीं है तो ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर वाटर नहीं है तो पौधा सूख जाएगा, बिना पानी के नहीं हो पाएगा। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, पौधा धीरे 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 मर जाएगा, सूख जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसी तरह से टेम्परेचर भी चाहिए, अगर टेम्परेचर नहीं है तो भी नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल अगर मान लो नहीं है पत्ती में तो भी नहीं हो पाएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल होना भी जरूरी है ना। जैसे जब पत्तियां पीली पड़ जाती है तो उनमें नहीं होता है ऐसा। तो ये तमाम चीजें चाहिए जिससे होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, पोषक तत्वों पे। देखिए न्यूट्रिएंट्स वही है, जैसे मैंने आपको बताया, पोषक तत्व वही है जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, कुछ जो है और अलग अलग तरह की जो उपापचयी प्रक्रियाएं शरीर के अंदर होती है वो करते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, ऐसा। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर चल पा रहा है, पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्वों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हमारे शरीर को एनर्जी भी ये देते हैं, ऊर्जा देते हैं शरीर को, ठीक है। हमारे शरीर को विकास एवं वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर कुछ जो है शरीर के अंदर जो विभिन्न मतलब प्रक्रियाएं चल रही है, गतिविधियां चल रही है, उसके लिए जरूरी होते हैं। जैसे पाचन के लिए जरूरी है, उत्सर्जन के लिए जरूरी है, खून के लिए जरूरी है, और भी हमारे शरीर के अंदर बीसियों अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही है। आंखें देख पा रही हैं, कान सुन पा रहे हैं, दिमाग काम कर पा रहा है, हम लोग चल फिर पा रहे हैं, है ना। आपके अंदर कई सारी प्रक्रियाएं, खाना हजम हो पा रहा है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो बहुत सारी सैकड़ों हजारों प्रक्रियाएं शरीर के अंदर चलती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उन प्रक्रियाओं को मदद करते हैं, उनको नियंत्रित और नियमित करते हैं। तो हमारे शरीर को ऊर्जा देना, ग्रोथ डेवलपमेंट करवाना, मूवमेंट करवाना, ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि हम पोषण प्राप्त करते हैं। और जिन तत्वों से पोषण प्राप्त करते हैं, जिन तत्वों, जिन एलिमेंट से हम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो हमारी बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए और जो ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे आप रोटी बहुत सारी खाते हो, है ना, गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारी बॉडी को बहुत बड़े लेवल पे चाहिए, ज्यादा मात्रा में, क्योंकि इनकी जरूरत ज्यादा है शरीर में। एनर्जी प्रोवाइडर है, ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं बॉडी का, तो इनकी मात्रा ज्यादा चाहिए। वही कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा तुलनात्मक रूप से बहुत कम चाहिए होती है। जैसे जिंक हमारी बॉडी को ज्यादा नहीं चाहिए, आयरन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, है ना।
कैल्शियम बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, चाहिए पर उतना नहीं चाहिए जितना हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चाहिए या फैट चाहिए। तो जो हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए कंपेरेटिवली, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बड़े बड़े काम करते हैं, एनर्जी देते हैं, चल फिर में मदद करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में मदद करते हैं, शरीर की वृद्धि विकास करते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं, वो सब। जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है उनका काम बहुत सीमित होता है, वो पूरे शरीर में काम नहीं करते हैं, किसी खास अंग के खास हिस्से में काम करते हैं, इसलिए उनका बहुत कम मात्रा में ही होना जरूरी होता है, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। जैसे मान लो कि आयरन है, अब आयरन का एक ही मेन फंक्शन होता है, वो ब्लड के मामले में है, तो वो बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए। कैल्शियम जो है उसका एक ही फंक्शन होता है हड्डियों और दांतों को, खासतौर पे हड्डियों में, तो जिसका फंक्शन सीमित होता है, एक खास अंग के खास काम को वो करता है, तो वो कम मात्रा में चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और जो पूरे शरीर के लिए काम कर रहा है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूं यार मैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको हिंदी में बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, स्थूल पोषक तत्व, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म मतलब कम चाहिए, थोड़े से ही चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये कम मात्रा में चाहिए। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं, स्थूल पोषक तत्व, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये ज्यादा मात्रा में चाहिए। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को, फैट भी एनर्जी देता है, धीरे धीरे देता है लेकिन देता है ना। प्रोटीन शरीर को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराता है, टिश्यू टूटते फूटते हैं शरीर के अंदर तो उसकी रिपेयरिंग करता है, तो ये सब चाहिए ज्यादा मात्रा में। और कम मात्रा में क्या चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब हमको कम मात्रा में चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी थोड़ा थोड़ा चाहिए, क्योंकि उनका एक खास काम है, बहुत छोटा काम है, इसलिए ये कम मात्रा में चाहिए। तो विटामिन और मिनरल जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके अलावा वाटर और फाइबर्स भी चाहिए होते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट। वाटर तो खैर अलग ही है, ये एडिशनल में आ जाते हैं, ये दोनों में नहीं गिने जाते। फाइबर और पानी जो है उसको अलग ही कैटेगरी डाल दिया है, एडिशनल न्यूट्रिएंट। मतलब पानी और फाइबर ना तो ये माइक्रो में है ना मैक्रो में है, इसको क्या बोल देते हैं, एडिशनल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इनका भी रोल है अलग अलग, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। अब जब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, तो क्या क्या पढ़ेंगे इनको डिटेल में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका क्या क्या रोल है, ये कहां से हमें प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन क्या होते हैं, कहां से हमको मिलते हैं, इसका सोर्स क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन के, क्या रोल है बॉडी में, और कमी से कौन सी बीमारियां होती है। ऐसे ही बाकी फैट के मामले में, अलग अलग विटामिन के मामले में, मिनरल्स के मामले में जानेंगे। ठीक है, तो कल जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी पे। ठीक है, तो अब आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।